हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो है ये घटना चक्र की बुक है, इस पे डिस्कशन कर रहे थे। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर इसका पहला टॉपिक हिस्ट्री का डिस्कशन कर रहे थे, और हिस्ट्री में जो हमने कल बेसिक था वो पढ़ा था, अर्थात पुरातात्विक स्रोत जो है इतिहास के, और ये सब पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमें पढ़ना है, तम्र पाषाणकाल वगैरह सब ये पढ़ लिया था हमने। हमें पढ़ना है आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो यह हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। तो इस पे देखेंगे और इस पे डिस्कशन करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग क्या करेंगे, इस बुक को खरीद लें, परचेस कर लें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और साथ ही साथ वीडियो का डिस्कशन साथ में देख सकते हैं, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता, या फिर हड़प्पा सभ्यता इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सिंधु सभ्यता आगे ऐतिहासिक सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का पूर्ण काल 2600 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मर्दभांड हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे है, क्या दिया गया है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल, पूर्वी पुरास्थल जो है वो हिंडन हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जो कि यूपी में पड़ता है, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। पश्चिमी पुरातत्व स्थल जो है, पुरास्थल जो है वो दास नदी के किनारे, ठीक है, जो कि सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है। कहाँ पे है वो, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर, ठीक है, अखनूर के निकट मांडा जम्मू कश्मीर में उत्तरी वाला। और दक्षिणी जो है वो गोदावरी नदी के तट पर दहमाबाद में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। सिंधु सभ्यता जो एक ऐसी सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले बड़े नगर मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगा है, ये जो कि सिंधु सभ्यता से मिले थे। इसके अलावा आगे देखेंगे क्या पॉइंट कह रहा है। इस पॉइंट में कह रहा है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पूरा स्थलों का उत्खनन गुजरात में जो है किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर इतने पॉइंट आप क्लियर कर चुके हैं। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पर, और इसमें देखिए क्या कह रहा है आगे। सिंधु वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी के विषय में जानकारी थी। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा के बनवाली से क्या मिला है, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति जो है प्रतिकृति हमको मिली हुई है। इसके अलावा आगे पॉइंट हम लोग देखेंगे। इसमें क्या रहा है, सैंधव सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। राजस्थान के कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ लोहे से लोग, मतलब लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो लोहे से परिचित नहीं थे। आगे देखेंगे, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के पास स्थित है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की भी पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदाड़ो के से प्राप्त एक मुहर पर है, जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा यहाँ पर होने वाला है, इसमें कह रहा है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद ये टेबल बनी है, टेबल को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। मार्शल महोदय ने ठीक है, महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। नोट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम सैनी ने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी जिले के, ठीक है, उनके मांटगोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का संरक्षण जो है कराया है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर होने वाला है। इसमें कह रहा है, वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदाड़ो के टीलों का पता लगाया है। तो 1922 में जो है सिंध जो प्रांत है उसमें मोहनजोदाड़ो को किसने बताया था, राखलदास बनर्जी ने जो है यहाँ पे बताया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा यहाँ पे होने वाला है। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत चलेंगे। मोहनजोदाड़ो के अंतर्गत अगर हम देखेंगे, तो मोहनजोदाड़ो
ठीक है, का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। वस्त्रों के लिए कपास का सर्वप्रथम भारत में किया गया था। वस्त्रों के लिए कपार का उत्पादन कहाँ किया था? भारत में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास के उत्पादन के प्रमाण जो है वो मिले हुए हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है यहाँ पर इसमें दिया है, मोहनजोदाड़ो से सूती वस्त्र के साज की प्राप्ति हुई है। ये भी पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद आगे देखो ये टेबल है, तो टेबल को बाद में देखेंगे और कुछ और पॉइंट देखते हैं, इनको देख लेते हैं। देखो फिर क्या इसमें लिखा हुआ, मोहनजोदाड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहरें जो है प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर एक श्रृंगी जो है पशु का मिलता है, जो कुबड़ वाले बैल का अंकन किया गया है मोहनजोदाड़ो। ठीक, फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदाड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसका आकार जो है वो 10.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर है। आगे देखेंगे वक्राकार ईंटें। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे, वक्राकार ईंटें चंदहुदड़ो से मिली हैं। लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से एक वृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसके जिसके मध्य स्थित प्राप्त हुआ है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड की लंबाई 11.88 मीटर तथा चौड़ाई 7.01 मीटर तथा गहराई जो है 2.43 मीटर है। ये सब एग्जाम में इतना नहीं आने वाला है, लेकिन जो जो चीज़ें जहाँ से मिली हैं उनको आप नोट डाउन करते रहेंगे। लोथल एवं चंदहुदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। आगे देखेंगे लिपि जो है कैसी है, भाव चित्रात्मक, उसको मतलब चित्र जो है बना करके बताया गया है। सिंधु सभ्यता के वासियों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति जो है अपनाई थी। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति यहाँ पर अपनाई गई थी। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा, घरों और खिड़कियाँ दरवाजे मुख्य सड़कें की ओर ना खुलकर गली की ओर खुलते थे। लोथल एकमात्र ऐसा नगर था, ये कह सकते हैं। ठीक है, लोथल एकमात्र ऐसा नगर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य जो फसल थी वो कौन थी? गेहूँ और जौ यहाँ पर थे। आगे देखेंगे अगला पॉइंट है, इसमें कह रहा है, रंगपुर तथा लोथल से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ये पॉइंट भी याद रखना है, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण जो है यहाँ पर मिलता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमें जो पढ़ना है, तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका आशय है सिंधु सभ्यता से ही है। ठीक है, आगे देखेंगे सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट पॉइंट जो है, सिंधु सभ्यतावासी मातृ देवी को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। ठीक है, आगे देखेंगे मातृ देवी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मातृ देवी पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा एवं जल पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक जो है प्रचलित थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, स्त्री मृण मूर्तियाँ अधिक संख्या में मिलने के आधार पर अनुमान लगा सकता है कि सिंधु सभ्यता जो थी वो मात्र सत्तात्मक जो थी। ठीक है, आपसे कोई कहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मात्र सत्तात्मक थी। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसके दोनों टीले रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, शवों को जलाने एवं गाड़ने की प्रथाएं अंतिम संस्कार हेतु प्रचलित थीं। लोथल से 3 एवं कालीबंगे से 1 युगल समाधियों के साक्ष्य जो यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें। अब जो हमारा ये बनी हुई है, ठीक है, टेबल, इसको देख लेंगे आप लोग। क्या दिया है इस टेबल में दिया है सिंधु सभ्यता के पतन के कारण उसके एवं उसके मानने वाले विद्वान। ठीक है, तो सबसे पहले जलवायु परिवर्तन जो है इसको कौन मानता है? तो R.L. स्टाइन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ होगा कि घाटी सभ्यता समाप्त हुई, इसको कौन मानता है? R.L. स्टाइन। भूतात्विक परिवर्तन, इसके बारे में कौन मानता है? तो M.R. सहनी। प्राकृतिक आपदा के लिए कौन मानता है? तो कैनेडी मानते हैं। बाढ़ जो है सबसे कारण जो है ये मेके एवं मार्शल ये लोग मानते हैं। तो बाढ़ आप लोग जरूर इसको याद रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आर्यों का आक्रमण जो है ये कौन मानता है? तो गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर। ठीक है, आगे देखो प्रशासनिक स्थिरता, तो जॉन मार्शल इसको मानते हैं। आगे यहाँ से भी प्रश्न आपके आते हैं, ये जो टॉपिक है ये भी महत्वपूर्ण है। क्या हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर? तो हड़प्पा जो था वो किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे थे। रोपड़ सतलज नदी के किनारे था। लोथल भोगवा नदी के किनारे था। सुतका कोह जो है वो सुतका कोह सादी कौर नदी के किनारे था। रंगपुर भादर जो है नदी के किनारे था। कुणाल जो है सरस्वती नदी के किनारे था। बानावली जो है सरस्वती के नदी के किनारे था। भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे था। ठीक है, आगे और देखेंगे
इसके अलावा आमरी, ठीक, तो ये सिंधु नदी के किनारे था। आमरी जो है ये सिंधु नदी के किनारे था। यहाँ पे कुछ जो महत्वपूर्ण है वो आप टिक करते जाएंगे। इसके अलावा मोहनजोदड़ो ये महत्वपूर्ण है, सिंधु नदी किनारे था। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे, ये भी महत्वपूर्ण है। सुतका गेंडोर दास नदी किनारे, ये भी महत्वपूर्ण है। आलमगीर हिंडन नदी किनारे, ये भी महत्वपूर्ण है। कोट दीजी सिंधु नदी किनारे। चरमुदड़ो सिंधु नदी किनारे। मांडा चिनाब नदी किनारे। अहमदाबाद जो है प्रवरा नदी किनारे। और राखीगढ़ी जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। आगे देखेंगे कुछ पॉइंट यहाँ पर और दिए हैं इस टेबल में, इनको भी देख लेंगे। प्रमुख धातुएं एवं प्राप्ति स्थल, तांबा जो है ये कहाँ मिला? खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से मिला है। लाजवर्द जो है ये बदख्शां अफगानिस्तान से मिला हुआ है। फिरोजा और टिन जो है ईरान से मिला हुआ है। चांदी ये राजस्थान के जावर एवं अजमेर की खानों से तथा अफगानिस्तान और ईरान से भी मिला है। सीसा अफगानिस्तान से मिला है। शिलाजीत हिमालय से मिला। और गोमेद जो है ये गुजरात से मिला हुआ है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज पर अगर हम लोग आएंगे, ठीक है, तो इसमें देखेंगे अब यहाँ से हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के ये कुछ प्रमुख पॉइंट हैं जिनको आप लोग, इतने पॉइंट आपको कम से कम पता होनी चाहिए जो इसने बुक में दिए हैं। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में और बहुत सारे जो पॉइंट्स भी हैं, लेकिन ये पॉइंट आपको सिंधु घाटी सभ्यता से पता होना चाहिए। इसके अलावा वैदिक संस्कृति के बारे में यहाँ से शुरू होगा, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो वैदिक संस्कृति के बारे में देखेंगे हम लोग। तो वैदिक संस्कृति के बारे में क्या क्या दिया है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो दिया है सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। आगे देखेंगे वैदिक काल का विभाजन तो दो भागों में किया गया है। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया जाता है। ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से लेकर करके 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक यहाँ पर। तो जो काल है वो कितना है आप देख लेंगे। उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व है। आगे देखेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में क्या क्या दिया गया है। तो ऋग्वैदिक काल में देखेंगे क्या क्या दिया है। वैदिक संस्कृति को मानने वालों को आर्य कहा जाता है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो श्रेष्ठ या कुलीन है। वैदिक संस्कृति कैसी थी? तो ग्रामीण थी वैदिक संस्कृति। आगे देखेंगे अगला पॉइंट जो है हमारा, इसमें क्या कर रहा है। आर्यों की भाषा जो थी संस्कृत थी। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। आगे देखेंगे वेदों में, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला पॉइंट देखेंगे ऋग्वेद में, नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन में के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आगे देखेंगे ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। तो शूद्र शब्द कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। आगे देखेंगे यहाँ नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं और 10,552 रचनाएँ हैं। पहला और 10वां मंडल जो है वो नवीनतम है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। आगे देखेंगे प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में जो है मिलता है। आगे देखेंगे इसमें भी टेबल बनी हुई है। तो आगे देखिए टेबल के आगे, इसमें ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता पारसी धर्म का नवीनतम ग्रंथ जो है। ऋग्वेद में सर्वाधिक जो है 250 सूक्त जो हैं वो इंद्र को तथा 200 सूक्त अग्नि को समर्पित हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा, इसमें कह रहा है कि ऋग्वेद का नया मंडल सोम को समर्पित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आया था। यजुर्वेद के कितने भाग हैं? तो 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है तथा कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में मिलता है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है। तो यजुर्वेद का अंतिम भाग जो है ये क्या है? ईशोपनिषद है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इसमें लिखा है जिसका संबंध यज्ञिक अनुष्ठान से ना होकर के आत्मिक चिंतन से है। सामवेद में कुल 1875 छंद हैं, जिसमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में उपलब्ध
हैं। आगे देखेंगे सामवेद से ही, नेक्स्ट पॉइंट, सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म हुआ। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। कौन कौन सी 3 मुख्य शाखाएं हैं सामवेद की? कौमुदी, ठीक है, रामायणी और जैमिनी, ठीक है। तो सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? 3। सामवेद की कितनी शाखाएं? 3। कौमुदी, ठीक है, रामायणी और जैमिनी। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अर्थवेद में कुल, नेक्स्ट पॉइंट, अर्थवेद में कुल 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र, इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कई भागों में विभक्त थी। ये जो थी किसी किस्म कौन कौन से भागों में थी? कुल या ग्रह या ग्राम या विश्व या जन, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम, नेक्स्ट पॉइंट जो है, ग्राम का मुखिया ग्रामणी, ग्राम का जो मुखिया होता था उसे क्या कहते थे? ग्रामणी। विश्व का प्रधान विस्पति एवं जन का शासक जो है राजन कहलाता था। तो ग्राम का मुखिया ग्रामणी, विश्व का, विश्व मतलब जिला था, है, का प्रधान जो है विस्पति कहलाता था और जन का शासक राजन कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख राज्य अधिकारी थे। रत्नियों की संख्या 12 थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टेबल बनी है, इसके आगे हम लोग इस तरह देखेंगे, 12 थी। और सेनानी पुरोहित युवराज, ठीक है, सेनानी पुरोहित युवराज, युवराज महिषी सुत ग्रामणी छत्री संग्रहिता भागदूत अक्षवाप पलागल और गोविदकर्ता, ठीक है, इसमें आते थे। आगे देखेंगे वाज्रपति, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो क्या है? वाज्रपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। तो जो वाज्रपति और गोचर जो है ये इनको भूमि के अधिकारी उस समय थे। विदत आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। विदत क्या थी? आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसमें क्या रहा? अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा वृद्ध एवं अभिजात संभ्रांत लोगों की सभा संस्था थी। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसमें क्या कर रहा है? सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट, समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था, जनता की प्रतिनिधि सभा थी। समिति राजा की नियुक्ति पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण जो है ये लोग रखते थे। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, इसमें क्या कर रहा है? समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। तो समिति के सभापति को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लेती थी। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर सुदास तथा 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास जो है विजय हुआ। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। आगे उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। कठोपनिषद में कठोपनिषद में क्या क्या है? यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। यम और नचिकेता का संवाद किसमें है? कठोपनिषद में है। आगे देखेंगे उपनिषद में उपनिषदों में विदेह के राजा जनक, उपनिषदों में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहणजाल बाली, केकय के राजा अश्वपति तथा काशी के राजा अजात शत्रु का उल्लेख जो यहाँ पर मिलता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेखित सिंधु नदी, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख जो है वो सिंधु नदी का हुआ। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। सरस्वती को मातेतमा, देवीतमा तथा नदीतमा जो है कहा गया है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या रहा है? आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ हैं और संन्यास का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो जो आश्रम की व्यवस्था ये उत्तर वैदिक काल में इसका प्रचलन हुआ था। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। नैतिक व्यवस्था का प्रधान होने के कारण वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। आगे देखेंगे बृहस्पति को, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं? बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित जो है माना गया है। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। यथा अपाला, घोषा,
विश्ववारा और लोपामुद्रा जो कि आदि यहाँ पर उनके नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो चार्ट बना है इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया है। वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावली और उनके अर्थ दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगन्या, यहाँ पे एक शब्द है अगन्या। अगन्या का मतलब होता है वध ना करने योग्य अर्थात गाय। तो अगन्या का मतलब वध ना करने योग्य अर्थात गाय। उर्वरा, उर्वरा को जुते हुए खेत के लिए कहा गया है। लांगल, लांगल हल को कहा गया है। वृख बैल को कहा गया है। यव जौ को कहा गया। गोधूम गेहूं को कहा गया है। हिरण्य या सुवर्ण सोना को कहा गया है। हिरण्य या सुवर्ण किसको कहा गया? सोना को। करीस किसको कहा गया है? तो गोबर की खाद को यहाँ पे कहा गया है। बेक नाट जो है ये ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग जो है, इसके लिए बेकनाट का प्रयोग किया है। तंदुल धान को कहा गया है। तंदुल किसको कहा गया है? धान को। और ब्रीही जो है ये चावल को कहा गया है। ब्रीही किसको कहा गया है? ब्रीही कहा गया है चावल को। ठीक है, तो ये 45 नंबर पेज जो है यहाँ पे समाप्त होता है। इसके अलावा और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक और चार्ट है, इसको भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग देखेंगे। ठीक, तो ये याद करने में थोड़ा कठिन होता है, फिर भी आप इसको देखें एक नज़र से। तो ऋग्वेद, पहले यहाँ पे वेद दिए गए हैं, फिर इधर यहाँ पर ब्राह्मण। ठीक है, क्या क्या दिया गया है? इधर देखिए वेद टेबल को आप देखेंगे, इधर वेद दिए हैं और इधर ब्राह्मण और आरण्यक और उसके उपनिषद। तो वेद जो है उसके ब्राह्मण, उसके आरण्यक और उसके उपनिषद यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहला अगर हम देखेंगे यहाँ पर, सबसे पहला अगर आप लोग देखोगे तो ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो उसको क्या कहते हैं? तो ब्राह्मण को कहते हैं ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण को। ठीक है, अरण्यक को कहते हैं ऐत्रेय और कौशिकी। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया है इसमें, सामवेद ये गलत थोड़ा लिखा है, इसको आप लोग काट लेंगे। ब्राह्मण, ऐत्रेय, कौशिकी, अरण्यक सेम सेम लिख दिया है, थोड़ा मिस्टेक है, इसको सुधारेंगे और फिर से इसको करेक्ट करके आपको बताएंगे। ठीक है, अभी आप इसको छोड़ दिए, पूरा करेक्ट नहीं लिखा है, एक वही उतार दिया सब कुछ। ठीक है, सेम सेम उतार दिया है। ठीक है, इसको देख लेंगे बाद में, नेक्स्ट पॉइंट इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो उनको क्या क्या है उसमें देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट से देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है लोपामुद्रा ऋषि अगस्त की पत्नी थी। तो लोपामुद्रा ऋषि अगस्त की पत्नी का क्या नाम था? लोपामुद्रा। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहते थे। ठीक है, तो जो पिता होता था उसे क्या कहते थे? कुलप कहते थे। यहाँ पर देखेंगे स्त्रियों को, नेक्स्ट पॉइंट, स्त्रियों को पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। आगे देखें, विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर के साथ विवाह कर सकती थी, इसे नियोग प्रथा कहा जाता था। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू। ठीक है, जो विवाह नहीं करती थी सारे जीवन, उसे अमाजू कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे, पशुपालन एवं कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। तो ऋग्वैदिक काल के लोग जो थे वो लोहे का प्रयोग करते थे? तो बिल्कुल नहीं करते थे, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखें, उत्तर वैदिक काल में प्रयोग की जाने वाली धातु श्याम अयस अथवा कृष्ण अयस की चर्चा यहाँ पे मिलती है। लेन देन में वस्तु विनिमय जो प्रणाली जो है वो प्रचलित थी। ठीक है, लेन देन में कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। व्यापार वाणिज्य का कार्य पहाड़ी वर्ग के लोग करते थे। अग्नि की पूजा मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में की जाती थी। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, तो ऋग्वेद वेद में गंगा नदी का एक बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार जो है किया गया है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। मुंडकोपनिषद में जो है यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी नाव से जो है की गई है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, तो वैदिक काल में सोने के आभूषण या सिक्के को निष्क कहा जाता था। तो वैदिक काल में सोने के आभूषण और सिक्कों को क्या कहा जाता था? निष्क कहा जाता था। पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख, जो पुरुष मेघ यज्ञ है, ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में जो है हुआ है। आगे देखेंगे,
ये भी पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी वो कौन थी? ब्राह्मी थी। जंगल की देवी को अरण्ययानी कहा जाता था। जंगल की देवी को क्या कहा जाता था? अरण्ययानी यहाँ पे कहा जाता था। अगला देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा। तो इसके बाद उत्तर वैदिक काल की यहाँ से शुरुआत होती है, और उत्तर वैदिक काल का जो काल क्रम है वो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व यहाँ पे रहने वाला है। तो उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों पर आधारित है। आगे देखेंगे इस काल में, तो उत्तर वैदिक काल आ जाता है। इस काल में वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। इस काल के लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे। तो उत्तर वैदिक काल में जो है लोहा के हथियार का प्रयोग जो है प्रचलन में आ गया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इस सभ्यता का विस्तार गंगा यमुना दोआब तक विस्तारित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में आजीविका का मुख्य आधार जो है वो कृषि हो गया था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हम लोग देखेंगे, और ये सारणी जो है बाद में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट इधर देख लेते हैं। आगे देखेंगे शतपथ ब्राह्मण। इसमें क्या दिया है? शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रिया जैसे जुआई, जो जुताई, ठीक है, बुआई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, काठक संहिता में क्या कह रहे हैं? काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खेती किए जाने वाले हल का उल्लेख जो है मिलता है। आगे देखेंगे कृषि विविध शिल्पों में प्रगति के कारक उत्तर वैदिक कालीन लोग स्थायी निवास जो है करने लगे थे। आगे देखेंगे इस काल में सॉरी, सिर और हसिया रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई निष्क तथा शतमान थी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, प्रजातांत्रिक संगठनों में सभा समिति बनी रही, किंतु विदत का अस्तित्व समाप्त हो गया था। ठीक है, आगे देखेंगे सभा में, इसमें और आगे, सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई थी। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, उसमें देख लेंगे शतपथ ब्राह्मण में इस काल की अनेक विदुषी महिलाएं जैसे गार्गी, मैत्री आदि का जो है उल्लेख मिलता है। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हो गई थी। गोत्र का शाब्दिक अर्थ है गोष्ठ या वह स्थान। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या है? गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। लेकिन कालांतर में एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय के अर्थ से ये शब्द जो है ऋण हो गया। आगे देखेंगे, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि फिर से यहाँ पर आपको सारणी मिलेगी, और इस सारणी में देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन की नदियाँ दी गई हैं। तो इन नदियों का देख लेंगे क्या क्या दिया गया है। तो प्राचीन नाम दिया है, और इधर आधुनिक नाम दिए गए हैं। तो प्राचीन और आधुनिक नामों को आप लोग देख करके चलेंगे। तो सबसे पहले प्राचीन नाम ये कुर्मू नदी है, इसका वर्तमान में आधुनिक नाम क्या है? कुर्रम। वितस्ता, इसका नाम क्या है? झेलम। परुषणी, इसका नाम क्या है वर्तमान समय में? रावी। विपाशा, वर्तमान समय में नाम क्या है? व्यास। दृष्टदती जो है इसका वर्तमान में क्या नाम है? गग्गर। सुवस्तु, वर्तमान समय में इसका नाम क्या है? स्वात। कुबा, वर्तमान समय में इसका नाम क्या है? कुबा का काबुल। अस्किनी का वर्तमान समय में नाम क्या है? चिनाब। शतुद्री का वर्तमान समय में नाम क्या है? सतलज। सदानीरा का वर्तमान समय में नाम क्या है? गंडक। गोमती का वर्तमान समय में नाम क्या है? तो गोमल। ऋग्वैदिक जो काल के देवता हैं उनके यहाँ पे दिया गया है। तो इंद्र जो है, ठीक है, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता जो है इंद्र को माना था। अग्नि जो है देवता एवं मनुष्य के बीच का जो है मध्यस्थ थी। ठीक है, वरुण को आकाश का देवता, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता। ठीक है, आगे देवताओं का पोषक एवं ऋतुओं का नियामक, सत्य का देवता और ऋतु परिवर्तक एवं दिन रात करता जो है ये वरुण का माना गया था। ध्यो जो है आकाश का देवता को माना गया था। ठीक है, आगे देखेंगे सोम। तो सोम की बात करेंगे तो सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी। अश्विन जो है विपत्तियों को हरने वाले देवता, उसको कहते थे। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता थे। मरुत जो है आंधी तूफान का देवता। और रुद्र असुरी शक्तियों का दमन करने वाले जो है देवता का नाम यहाँ पे रुद्र था। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कुछ और, यहाँ पे देखो क्या बचा है उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग देखेंगे
देखा, वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। वेदों को समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई थी? 6। सबसे पहले कौन-कौन है वेदांग यहाँ पर? शिक्षा, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, छंद। तो शिक्षा और कौन-कौन वेदांग आए? शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, छंद। और उसका अंग जो शिक्षा का नाक, निरुक्त का कान और वेद के अंग जो है ज्योतिष के लिए नेत्र और कल्प के लिए हाथ और व्याकरण के लिए मुख और छंद के लिए पाँव। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है इसमें? पूसन जो पशुओं का रक्षक देवता था, अब शूद्रों का देवता जो है यहाँ पे हो गया था। पहले पूसन जो है पशुओं का देवता था और इस काल में वो शूद्रों का देवता हो गया था। उपनिषदों में स्पष्ट यज्ञों और कर्म कांडों की निंदा की गई है तथा ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो हमारा जो है ये समाप्त होता है वैदिक काल और यहाँ से जो है हमारे बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि के बारे में शुरू होता है। तो आप जो है इस बुक को जरूर परचेस कर लीजिए और साथ ही साथ डिस्कशन वीडियो को आप लोग साथ साथ पढ़े देखते रहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द हम इस बुक को समाप्त करने के बाद प्रैक्टिस सेट भी इस चैनल पर लाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक्स और आप लोग शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए कि वहाँ आपको PDF जो है प्रोवाइड कर ली जाएगी। ठीक है, तो वीडियो आपको सही लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।